तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा रेसलमेनिया 37 से पहले आखिरी रेसलमेनिया रिवाइंड। जी हां, जो कि इस साल हम करने वाले हैं और भाई कल सुबह ही होने वाली है रेसलमेनिया और बहुत सारा कंटेंट आपको चैनल पे भी देखने को मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, लेकिन ऑलरेडी हम काफी सारी रेसलमेनियास को कवर कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर और अगर आपने वो भी चेकआउट नहीं करी आप जाके उनको देख सकते हैं। जो लिंक होगा उन सारी रेसलमेनियास के रिवाइंड रिव्यू का मैं प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक माइलस्टोन रेसलमेनिया की। जी हां, रेसलमेनिया 25 की, जो कि WWE के इस पेपर व्यू की 25th एनिवर्सरी भी थी और बहुत सारे कमाल के जो मैचेस हैं शो पे हमें देखने को मिले। और ये आप लोगों की पोल थी जिसने डिसाइड करा था कि इस साल फाइनल रिवाइंड रेसलमेनिया का इसके ऊपर मुझे बनाना चाहिए। तो गाइस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और जो लाइक का गोला हमेशा की तरह 4000 का रहेगा, फटाफट से आपको जाके लाइक बटन दबा देना है। अब इस पेपर व्यू की हम बात करते हैं। अप्रैल 5, 2009 को ये शो हमें देखने को मिला था फ्रॉम द रिलायंस स्टेडियम इन ह्यूस्टन टेक्सास। इसकी अटेंडेंस की बात करूं तो 72,744 लोग इसके अंदर आए थे, जो कि ऑब्वियसली WWE ने अनाउंस करा था। और इसकी जो टैग लाइन थी वो थी 25th एनिवर्सरी ऑफ रेसलमेनिया। अब क्या ये एक्चुअली में 25th एनिवर्सरी थी? आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। तो मैचेस में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं इस शो के सेट की गाइस, जहां पे रैंप की साइड पे हमें दिखा था ये ह्यूस्टन का स्टार, जो कि ऑब्वियसली उस स्टेट के फ्लैग के अंदर आता है, उसी को यहां पे रिप्रेजेंट कर रही थी WWE और उसके बीच में लिखा था 25th एनिवर्सरी। और इसकी रैंप मुझे काफी कूल लगी। पूरे शो की जो थीम थी वो ब्लू और व्हाइट स्टाइल की थी, लाइटिंग काफी बढ़िया थी इसके अंदर और ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई इतना बड़ा सा स्टेडियम है तो एक एनिवर्सरी लाइक शो WWE ने प्रिपेयर करा है। और सेट मुझे इसका काफी, जबकि सिंपल था लेकिन तब भी बढ़िया लग रहा था। पहले मैच की हम बात कर लेते हैं शो के ऊपर। तो ये था मनी इन द बैंक लैडर मैच गाइस, जहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिले वो थे CM पंक, क्रिश्चियन, फिनले, केन, कोफी किंगस्टन, मार्क हेनरी, MVP और शेल्टन बेंजामिन। तो ये 8 लोग थे इसके अंदर। और क्या वो टाइम होता था यार जब मनी इन द बैंक लैडर मैच रेसलमेनिया का पार्ट हुआ करता था। आई थिंक वो बेस्ट चीज थी जो कि WWE करती थी। ये सारी स्टिपुलेशंस को अलग अलग पेपर व्यू बना दिया ना जब से इन्होंने, वो मजा ही नहीं रहता। क्योंकि रेसलमेनिया में एक मैच तो हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते थे हाई फ्लाइंग बढ़िया होगा और वो मनी इन द बैंक था और वो तब तक स्पेशल भी फील होता था। लेकिन हम बात करें तो जस्टिन रॉबर्ट्स इस शो के ऊपर अनाउंसर थे और साथ के साथ कमेंट्री पे माइकल कोल, जेरी द किंग लॉलर और ऑब्वियसली द लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस हमें देखने को मिले, जिनके कुछ आइकॉनिक लाइंस है शो में जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इस मैच की हम बात कर लेते हैं जहां पे कोफी किंगस्टन स्टार्टिंग में गाइस लैडर के नीचे होते हैं क्रिश्चियन और शेल्टन बेंजामिन, उनके ऊपर वो यहां पे लगाते हैं बूम ड्रॉप। इसके बाद सारे लोग मार्क हेनरी और केन को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन फिर बाद में हेनरी और केन वापस आते हैं और सबको उठा के वो भी बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाइस हमें एक मोमेंट देखने को मिलती है जहां पे सबने अपने एक एक करके बड़े मूव लगाए। फिनले पहले बाहर एक डाइव लगाते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन एक क्रॉस बॉडी लगाते हैं, MVP एक कैनन बॉल लगाते हैं सबके ऊपर और CM पंक, कोफी किंगस्टन रिंग के अंदर खड़े होते हैं। वो सोचते हैं भाई यहाँ पे कोई लैडर तो है नहीं, तो हम भी एक काम करते हैं, बाहर ही सब पे कूद जाते हैं। तो सारे बंदे बाहर गिरे हुए हैं और शेल्टन बेंजामिन आते हैं भाई, एक 20 फुट की लैडर निकालते हैं और इसके ऊपर चढ़ के सभी पे एक स्वान टॉन बॉम्ब लगा देते हैं। काफी कमाल की मोमेंट थी, लोग होली शिट की यहाँ पे चैंट्स कर रहे थे। और उसके बाद मार्क हेनरी चढ़ते हैं टॉप रोप पे, ऐसा लगता है कि हेनरी इन सबके ऊपर कूद सकते हैं, लेकिन फिनले उनको यहाँ पे रोकते हैं। हॉर्न स्वॉगल भाई इतनी छोटी सी लैडर लेके आते हैं, उसका यूज करके पहले तो वो हेनरी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से वो सबके ऊपर डाइव लगा देते हैं। तो ये एक फनी मोमेंट थी और हॉर्न स्वॉगल की इस तरीके से हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। इसके बाद गाइस मार्क हेनरी रिंग के अंदर होते हैं, एक मोमेंट थी जहां पे उन्होंने लैडर पकड़ी हुई है, कोफी किंगस्टन आते हैं और ऐसा लगता है कि उसी लैडर पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाली बात हो गई थी क्योंकि मार्क हेनरी एक लैडर के थ्रू ही उनको यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम लगा देते हैं। काफी बढ़िया ये भी उनकी तरफ से मूव था। CM पंक और क्रिश्चियन लड़ रहे होते हैं लैडर के ऊपर और उसी के साथ एक लैडर ब्रिज भी करी गई होती है गाइस और यहाँ पे उस लैडर के ऊपर से क्रिश्चियन सीधा एक किल स्विच लगा देते हैं CM पंक को। तो बैक टू बैक मोमेंट्स चल रही थी इस मैच के अंदर और वही हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं। शेल्टन बेंजामिन एक बहुत ही गाइस कमाल का मूव यहाँ पे करता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक लैडर होती है, वो पहले यूं लगी हुई है वर्टिकल, उसके बाद ये लैडर ऐसे ब्रिज हो रखी है रिंग में और फिर मेन लैडर लगी हुई है जो मनी इन द बैंक तक जा रही है। शेल्टन इन तीनों लैडर पे भागते हुए आते हैं और ऐसा लगता है कि वो भागते हुए आएंगे और MVP को एक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाएंगे, लेकिन वो उसको जो है वो
अप कर देते हैं, उसको बॉच कर देते हैं और एमवीपी को उठा के वो बाहर मार्क हेनरी के ऊपर फेंक देते हैं। तो अगर वो मूव एग्जीक्यूट हो जाता तो और भी बड़ा क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिलता, लेकिन तब भी गाइस ये बढ़िया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन और शेल्टन बेंजामिन लैडर के ऊपर होते हैं। बेंजामिन नीचे गिर जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन तब भी अपना जो है वो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। उनकी लैडर जो है इस तरीके से टेढ़ी हो रखी होती है गाइस, और एक दूसरी लैडर लगी होती है रिंग में, तो उसका यहाँ पे मदद लेते हैं और अपना बैलेंस जो है एक बार फिर से सही कर लेते हैं। सीएम पंक आते हैं ऊपर, लेकिन क्रिश्चियन उनको मारते हैं, वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, तो केन आ जाते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन को वो चोक स्लैम लगाते हैं टॉप रोप से। सेम चीज वो सीएम पंक के साथ भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा गाइस हो नहीं पाता, क्योंकि सीएम पंक केन को नीचे फेंकते हैं और उन्होंने यहाँ पे मनी इन द बैंक मैच को जीत लिया और सेकंड टाइम इन अ रो पहले ऐसे करने वाले वो सुपरस्टार बने थे। तो काफी बढ़िया मैच था मनी इन द बैंक का। लोगों की होप्स एकदम हाई हो गई थी शो से कि भाई अगर इस मैच ने डिलीवर करा तो बाकी सारे भी डिलीवर करेंगे। सीएम पंक वॉन दिस मैच, और अगर मुझे इसको 5 में से रेट करना हो तो मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। अगले मैच की अब हम बात करते हैं गाइस, तो ये थी 25 डिवास बैटल रॉयल फॉर द फर्स्ट एवर मिस रेसलमेनिया। और मैं क्या ये बताऊं कि भाई इस मैच में सारी भीड़ जो है पहली रिंग के अंदर इकट्ठी कर दी गई थी। जस्टिन रॉबर्ट्स अभी रूल अनाउंस ही कर रहे थे और ये पहले लड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये काफी फनी मोमेंट थी। मैच की मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बात नहीं करने वाला। मे यंग जो थी वो हमें गेस्ट टाइम कीपर की तरह यहाँ पे देखने को मिली। पूरे मैच के अंदर बेथ फिनिक्स एक ठीक ठाक मुझे लगी, बाकी सारे एवी से बेकार थे। एंड में देखने को मिलता है कि मिशेल मैकूल और मिकी जेम्स के बीच में थोड़ी बढ़िया बैक एंड फोर्थ होती है, लेकिन ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे बेथ फिनिक्स के साथ होती है एंड में मेलिना, और इनको एलिमिनेट कर देते हैं गाइस सेंटिनो मरेला, जो कि बन के आए हुए थे इस मैच के अंदर सेंटिना। तो वो पूरे मैच में साइड में खड़े रहते हैं, उनसे कोई लड़ता नहीं है, और एंड में इन दोनों को उठा के बाहर फेंक देते हैं और इनको जो है मिस रेसलमेनिया का यहाँ पे क्राउन मिल जाता है। और ये कॉमेडी मोमेंट थी, लेकिन इसको रेट मैं करूंगा 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं थी। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये काफी कमाल का मैच था, क्योंकि जेरिको लड़ रहे थे 3 लेजेंड से, और वो भी एक हैंडीकैप मैच में, यानी कि राउडी रॉडी पाइपर, जिमी सुपरफ्लाई स्नूका और साथ के साथ रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। और स्टोरी लाइन इसकी काफी सिंपल थी कि जेरिको भाई इन लेजेंड से बिल्कुल थक चुके थे कि आज की डेट में भी ये WWE से दूर क्यों नहीं जा रहे, इनका समय जो है वो निकल चुका है। और रिक फ्लेयर का स्टोरी लाइन में हमें रिटर्न देखने को मिला, जो कि आते हैं और जेरिको के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दीज लेजेंड्स। लेकिन जेरिको जो है यहाँ पे रिक फ्लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इन तीनों लेजेंड्स को जो है यहाँ पे रिवेंज चाहिए था जेरिको के ऊपर, और रिक फ्लेयर जो है वो इनके साथ रिंग साइड आए हुए थे। तो एक सीधी सी बात है कि जेरिको को यहाँ पे बू हो रही थी और लेजेंड्स को लोग काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रिस जेरिको के अगेंस्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रॉडी पाइपर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी एंगल से वो बेकार लग रहे थे रेसलिंग में, अपने हिसाब से उनकी जो उस टाइम पे एज थी भाई उस हिसाब से वो यहाँ पे सही लगे। लेकिन जो बेस्ट था इन तीनों में से वो थे गाइस रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट, क्योंकि जिस तरीके से वो इस मैच के अंदर आर्म ड्रैग्स कर रहे हैं, मैच का जो पेस है तब भी काफी अच्छा वो चला रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैसे वो तब भी यहाँ पे लड़ पाएंगे। तो ये मैच एक एलिमिनेशन मैच था, यानी कि जेरिको को एक एक करके इन लेजेंड्स को एलिमिनेट करना था। तो सबसे पहले वो सुपरफ्लाई स्नूका को बाहर करते हैं टैप आउट करा के एक वॉल्स ऑफ जेरिको से, एक एनजिगुएरी लगाते हैं और उस पर भी पिन कर देते हैं यहाँ पे रॉडी पाइपर को, और फाइनली बचते हैं यहाँ पे रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। और भाई फिर से मैं कहूंगा कि जो जेरिको के साथ उनका यहाँ पे 1-on-1 हमें देखने को मिला, मुझे तो मजा आ गया देख के, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो ऐसे लड़ सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था इस मैच के अंदर कि क्या जेरिको यहाँ पे हार सकते हैं, क्योंकि एक वॉल्स ऑफ जेरिको भी रिवर्स करते हैं यहाँ पे रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट, और एक क्लोज किकआउट जेरिको की तरफ से होता है गाइस। लेकिन एट द एंड यहाँ पे वो लगाते हैं अपना कोड ब्रेकर फिनिशर और इस मैच को जीतते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये सही डिसीजन था कि जेरिको को ये मैच जितवाना ही था भाई, उनको हरा के क्या ही मिलता। और मैच के बाद यहाँ पे रिक फ्लेयर आ जाते हैं रिंग में, और उनकी थोड़ी सी हमें ब्रॉल देखने को मिलती है जेरिको के अगेंस्ट, लेकिन जेरिको जो है यहाँ पे रिक फ्लेयर को भी अटैक कर देते हैं। अब रिंग साइड पे यहाँ पे एक एक्टर बैठा हुआ था गाइस, जिसका नाम था मिकी रोर्क, और उसको जो है क्रिस जेरिको ने काफी इंसल्ट करा था स्टोरी लाइन में। तो वो उनको कहते हैं कि तुम रिंग के अंदर आओ, दिखाओ हिम्मत है तो रेसलमेनिया में आके मुझे कन्फ्रंट करो। तो वो रिंग के अंदर आते हैं, रिक फ्लेयर भी यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों चढ़ जाते हैं भाई जेरिको के ऊपर, और मिकी रोर्क जो है यहाँ पे एक नॉकआउट लगा देते हैं, जेरिको को मारते हैं वो, और जेरिको को यहाँ से वो भगा देते हैं। तो जबकि जेरिको मैच जीते, लेजेंड्स को यहाँ पे उन्होंने हरा भी दिया, लेकिन अपर हैंड एक बार फिर से यहाँ पे जो है इस एक्टर को और साथ के साथ रिक फ्लेयर को भी मिल गया।
अगले मैच की हम बात करते हैं और एक्चुअली मैं कहूंगा कि यहां से शो पिकअप होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद बहुत कम चीजें ऐसी थी जो कि शो पे हमें अच्छी देखने को नहीं मिली। और ये था गाइस जेफ हार्डी और मैट हार्डी का मैच। जी हाँ, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, टीम एक्सट्रीम तो उनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ इट वाज एन एक्सट्रीम रूल्स मैच। तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है कि मैट हार्डी आउट ऑफ नोवेयर एक हील टर्न कर लिए थे एट रॉयल रंबल, और वहां पे उन्होंने जेफ हार्डी को यानी कि अपने खुद के भाई को अटैक कर दिया था एक स्टील चेयर से। इस पूरी स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलता है कि जेफ के साथ भाई कुछ ना कुछ बुरा हुआ जा रहा है। कभी रोड एक्सीडेंट हो गया, कभी एंट्रेंस के टाइम पे पायरो एक्सीडेंट हो गया, कभी उनके घर में आग लग गई। तो जेफ को ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इतना अनलकी हूं कि इतनी सारी चीजें बैक टू बैक मेरे साथ खराब हो रही है। लेकिन शायद उन्होंने ये चीज सोची नहीं कि क्या मेरा खुद का भाई ये सब कर सकता है। और मैट हार्डी कहते हैं जेफ को कि भाई जितना भी ये तुम्हारे साथ चीजें हुई हैं वो मैंने ही करवाई, और ये सब करने का उनका रीजन ये था क्योंकि वो जेलस थे भाई जेफ हार्डी के इंडिविजुअल सक्सेस से। उनको ये था कि अगर मेरा भाई सिर्फ मेरी तरीके से आया WWE में, वो भी मेरे साथ टैग टीम में परफॉर्म कर रहा था, तो आखिर क्यों उसको इतना इंडिविजुअल सक्सेस मिल रहा है और मेरे को लोग उतना पसंद नहीं करते। और इस चीज से जो है मैट हार्डी यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो गाइज नो मोर वर्ड्स, जेफ हार्डी का थीम सॉन्ग यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत कमाल का। भाई क्यों नहीं WWE उसको वापस ला रही, ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आएगी। तो इस मैच की हम बात कर लेते हैं गाइज। तो स्टार्टिंग में ही जेफ हार्डी एक साइन लेते हैं और मैट के सर में उसको स्मैश कर देते हैं। वो एक पोएट्री इन मोशन के लिए जाते हैं ऑफ द स्टेप्स, लेकिन इसको वो करते हैं मिस, और उसके बाद वो एक बार फिर से जाते हैं और इस बार वो कन्वर्ट उसको कर पाते हैं। एक विस्पर इन द विंड के लिए वो जाते हैं, लेकिन मैट हार्डी मिड एयर में यहाँ पे जेफ हार्डी को जो है अटैक कर देते हैं एक स्टील चेयर से, और यहाँ पे हमें मोमेंटम शिफ्ट मैच में देखने को मिलता है। मैट हार्डी यहाँ पे एक साइड इफेक्ट लगाते हैं, इसके बाद जेफ हार्डी को थ्रू द चेयर, और यहाँ पे जेफ हार्डी गाइस किक आउट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से इन्होंने पेस बिल्ड करना शुरू कर दिया था कि भाई हम कुछ बड़ा देने वाले हैं इस मैच के अंदर। तो मोमेंटम शिफ्ट भी काफी बार हो रहा था इस मैच में, क्योंकि इसके बाद जेफ हार्डी एक फ्लाइंग क्लोथलाइन लगाते हैं, मैट हार्डी को स्टील स्टेप्स के अंदर फेंकते हैं और उनको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं कैंडो स्टिक से। रिंग के अंदर आते हैं, मैट हार्डी के सर पे वो पहनाते हैं ट्रैश कैन और क्रच से उनको अटैक करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैच इस टाइम तक बैक एंड फोर्थ गाइस चल रहा था। इसके बाद वो एक स्वांटन बॉम्ब के लिए जाते हैं, जो कि वो मिस करते हैं, और मैट हार्डी गाइस यहाँ पे लगा लेते हैं ट्विस्ट ऑफ फेट, बट जेफ हार्डी किक्स आउट। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे ये पिकअप इस मैच को कर रहे थे। इसके बाद वो एक सुप्लेक्स लगाते हैं मैट के ऊपर फ्रॉम द टॉप रोप, और स्टील चेयर लाके बिल्कुल वैसे ही मैट को अटैक करते हैं जैसे मैट ने उनको किया था एट द रॉयल रंबल, यानी कि उनके साइड ऑफ द हेड में उनको एक चेयर शॉट लगाते हैं। और इसके बाद भाई ये मोमेंट जो हमें देखने को मिली प्रोबेबली बेस्ट चीज थी इस मैच की, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल होती है रिंग साइड पे, उसके ऊपर मैट हार्डी है, मैट हार्डी के ऊपर चेयर है, और जेफ हार्डी उसके ऊपर भी एक और टेबल लगाते हैं। वो जाते हैं टॉप रोप पे और एक स्प्लैश लगाते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू। लोग बिल्कुल पागल हो गए थे भाई जेफ हार्डी ने क्या कमाल का मूव कर दिया, और मैट हार्डी की जो वो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। वो रिंग में लेके आते हैं मैट हार्डी को, रेफरी पिन फॉल काउंट करता है, लेकिन मैट हार्डी अपना जो फुट है वो बॉटम रोप पे रखते हैं, यहाँ पे वो बच जाते हैं। इसके बाद जेफ हार्डी गाइस 2 लैडर निकालते हैं, और क्या उन्होंने यहाँ पे कमाल का मूव करा। मैट हार्डी जो है वो नीचे लेटे होते हैं, वो भाई बिल्कुल आउट है, क्योंकि इतना बढ़िया मूव जेफ ने उनके ऊपर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे जेफ एक लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और दूसरे के ऊपर से कूदते हुए एक लेग ड्रॉप के लिए जाते हैं और मैट हार्डी, लेकिन मैट हार्डी यहाँ पे रास्ते से हट जाते हैं, और यहाँ पे पत्ता हो गया था भाई जेफ का कट, क्योंकि इतने ऊपर से उन्होंने जंप लगाई भाई एक लेग ड्रॉप के लिए, वो भी, और मैट हार्डी हट गए बीच में से। तो जेफ हार्डी को काफी ज्यादा बुरी चोट आई यहाँ पे, और इसके बाद मैट हार्डी उठाते हैं जेफ को, एक स्टील चेयर फंसाते हैं उनकी गर्दन में, और एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगा के उनको पिन कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि जो स्टोरी लाइन चल रही है उसके हिसाब से शायद जेफ हार्डी को मैच जीतना चाहिए, लेकिन गाइस यहाँ पे एट द एंड मैट हार्डी इसको जीत गए, और उन्होंने यहाँ पे बड़ी विक्ट्री ओवर इस ब्रदर हासिल करी। और अगर मुझे इसको रेट करना हो, मैच उतना लंबा नहीं चला जितना कि मैं शायद देखना चाह रहा था, लेकिन तब भी मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि मोमेंट से फिल्ड था मैच, और मुझे तो देख के भाई बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिलता है वो था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जहां पे JBL अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। और इस मैच में जो हुआ वो तो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन JBL आते हैं बाहर और वो एक प्रोमो कट करके कहते हैं कि मैं अपने होम टाउन में हूं, तब भी तुम लोग मुझे बू कर रहे हो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इस पूरे स्टेट में जो एक इकलौता ट्रू चैंपियन है, जो तुम्हारा हीरो है, वो मैं हूं यहाँ पे। और उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे बू हो रही थी। तो रे मिस्टीरियो अपनी एंट्रेंस करते हैं और एक जोकर का मास्क उन्होंने यहाँ पे पहना हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली भाई बहुत ही ज्यादा पसंद
आया उस पर बाल भी लगे हुए थे जो कि ऑब्वियसली नकली थे। लेकिन गाइस इस मैच की मैं बात करूं तो मैच से पहले यहाँ पे JBL अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो को कि भाई मुझे यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन मैच शुरू होता है, रे मिस्टीरियो एक इंजीक्वेरी लगाते हैं, 619 लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं और JBL को पिन कर देते हैं केवल भाई 21 सेकंड के अंदर और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो यहाँ पे जीत जाते हैं। तो मैच को मैं रेट करूंगा 1 आउट ऑफ 5। लेकिन रे मिस्टीरियो के लिए मोमेंट काफी कूल थी और ये जो प्रोमो JBL ने कट करा ना वो बिल्कुल इस चीज का परफेक्ट सेटअप था। मैच से पहले भी जिस तरीके उन्होंने अटैक करा रे मिस्टीरियो को, ये पूरा एक सेटअप था कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा ही डिजर्व करता है, इसको 21 सेकंड में हार जाना चाहिए और रे मिस्टीरियो गाइस यहाँ पे जीत गया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अगले मैच की हम बात करते हैं और ये अगले तीनों मैच एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है शो के ऊपर। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच के बारे में जिसका एक आगे का एडिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेसलमेनिया 26 के रिव्यू में। लेकिन गाइस मैं बात कर रहा हूं दी अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स की। जी हां, और इसकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा कमाल की थी। शॉन माइकल्स कहते हैं कि भाई मैं WWE में इतने समय से हूं लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज इस साल में रेसलमेनिया में करना चाहता हूं और मुझे चैलेंज करना है अंडरटेकर को। वो कहते हैं भले ही अंडरटेकर इस रेसलमेनिया पेपर व्यू के अंदर अनडिफीटेड है बट आई एम मिस्टर रेसलमेनिया। वो कहते हैं कि इस डार्कनेस में जहां पे अंडरटेकर रहते हैं मैं एक लाइट बाहर निकाल के आऊंगा। और उन्होंने स्मैकडाउन पे सेगमेंट करी थी जहां पे अंडरटेकर को वो मिमिक कर रहे थे लेकिन व्हाइट कोट था उनके ऊपर ना कि ब्लैक, और वो बेसिकली अंडरटेकर का ऑपोजिट यहाँ पे बना रहे हैं। और इस पूरी स्टोरी लाइन में गाइस शॉन माइकल्स काफी ज्यादा टॉन्ट कर रहे थे, माइंड गेम्स प्ले कर रहे थे अंडरटेकर के अगेंस्ट। लेकिन अंडरटेकर ने गाइस एक डायलॉग बोला यहाँ पे कि भाई समटाइम्स इट इज हेल दैट इज ट्राइंग टू गो टू हेवन। और ये उनका काफी पॉपुलर कोट है और इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम अच्छी चीजें कर रहे होते हो तो बुरी चीजें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। और अंडरटेकर कहते हैं कि जबकि तुम मेरे में अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हो तब भी मैं तुम्हें चेस कर रहा हूं, आई विल टेक यू टू द डार्क साइड। और यहाँ पे वो कहते हैं कि 16 बंदे अभी तक आ चुके हैं मेरे अगेंस्ट, 16 बंदे हार चुके हैं और शॉन तुम्हारा जो केस है वो बिल्कुल अलग नहीं होने वाला, बिकॉज एट रेसलमेनिया तुमने गलत बंदे को चुन लिया माइंड गेम्स खेलने के लिए और तुम हारने वाले हो। तो काफी ज्यादा बढ़िया इनकी स्टोरी लाइन बिल्डअप करी गई थी और जो पर्सनल इफेक्ट इसके अंदर डाला गया था वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अंडरटेकर का मैच है, रेसलमेनिया है, भला हम एंट्रेंसेस की बात कैसे ना करें, तो हो नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिससे मैंने आपको लाइन बताई समटाइम्स इट इज हेल दैट इज ट्राइंग टू रीच हेवन, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंसेस में वही चीज दिखाई गई, क्योंकि शॉन माइकल्स ऊपर से आते हैं धीरे धीरे नीचे, व्हाइट कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं जैसे कि वो हेवन से नीचे आ रहे हैं, और जैसे वो नीचे आते हैं उनका नॉर्मल म्यूजिक बजता है, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं। और अंडरटेकर बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते हैं, वो नीचे से ऊपर राइज करते हैं जैसे कि वो ऑब्वियसली अंडरग्राउंड आ रहे हैं भाई कहीं से, यानी कि हम कह सकते हैं हेल से वो आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्टोरी लाइन परफेक्टली प्ले करी गई थी और अंडरटेकर की एंट्रेंस भाई जितनी रेसलमेनिया की मैं देखता हूं हर बार मुझे गूज बम्स आते हैं। मतलब क्या कमाल का मास्टरपीस ऑफ एन एंट्रेंस था। एक बार फिर से ये जो पूरा सेट था इतना बढ़िया लग रहा था उनके एंट्रेंस के टाइम में, मैं क्या बताऊं। अगर आप जाके वो वीडियो चेकआउट करते हैं आपको भी गूज बम्स आ जाएंगे। इस मैच की अब हम बात करते हैं भाई, ये मैच इतना बढ़िया है कि हम इसके नोट्स यहाँ पे अगर कवर करेंगे, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा फील होगा, लेकिन कमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरा रिकैप कैसा लगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी देर तक बैक एंड फोर्थ जा रहे होते हैं, अंडरटेकर के लिए भी चैंट्स हो रही हैं, लेट्स गो टेकर HBK, ये चैंट हमें सुनने को मिल रही है। टेकर यहाँ पे ओल्ड स्कूल लगाते हैं, वो एक बिग बूट मिस करते हैं कॉर्नर में, और शॉन माइकल्स यहाँ पे अंडरटेकर की नी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो फिगर 4 को लॉक इन करते हैं, अंडरटेकर को काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन वो कम बैक करते हैं, स्नेक आइज, बिग बूट, लेग ड्रॉप, बट शॉन माइकल्स ऑब्वियसली हेयर किक्स आउट। तो अंडरटेकर इसके बाद एक चोक स्लैम के लिए जाते हैं जिसको रिवर्स करके शॉन माइकल्स उनको लगा देते हैं क्रॉस फेस, और इस होल्ड के अंदर वो उनको काफी लंबी देर तक रखते हैं, लेकिन फाइनली टेकर ब्रेक्स विद अ साइड स्लैम। तो शॉन माइकल्स को एक बार फिर से मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे वो चॉप्स लगा रहे हैं, शोल्डर टैकल लगा रहे हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, अपना किकअप करते हैं जिसपे क्राउड बहुत ज्यादा ऑब्वियसली चीयर करता है। तो शॉन माइकल्स जाते हैं टॉप रोप पे और यहाँ पे अंडरटेकर अपना सिटअप करते हैं। शॉन एकदम से डरते हैं, वो नीचे तो कूदते हैं लेकिन अंडरटेकर चोक स्लैम के लिए जाते हैं। शॉन इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ पे उनको एक स्वीट चिन म्यूजिक लगानी थी, लेकिन भाई टेकर पहले नीचे गिर जाते हैं। तो एक काइंड ऑफ एक
बॉच था, लेकिन अब पता लगता है कि कितने बड़े लेजेंड्स ऑफ द गेम है दोनों बंदे, क्योंकि यहाँ पे शॉन माइकल्स एक फिगर 4 के लिए जाते हैं और टेकर उसी टाइम पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक हेल्स गेट के अंदर। तो वो जो छोटा सा बॉच हुआ जो कि काफी बड़ा बॉच लग सकता था, फटाफट से उसको कवर अप कर लिया गया और शॉन माइकल्स यहाँ पे रोप ब्रेक करते हैं काफी मुश्किल से इस हेल्स गेट फिनिशर को। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अंडरटेकर जाते हैं अपनी लेग ड्रॉप के लिए जो कि एप्रन पे वो देते हैं, लेकिन वो उसको मिस कर जाते हैं। शॉन माइकल्स आउटसाइड ऑफ द रिंग एक मून सॉल्ट को मिस करते हैं और इसके बाद वो आइकॉनिक मोमेंट इस मैच के हमें देखने को मिली जिसको लोग आज के दिन में भी याद रखते हैं, क्योंकि शॉन माइकल्स बाहर खड़े होते हैं, अंडरटेकर आते हैं कूदते हुए, वो डाइव लगाते हैं और यहाँ पे शॉन माइकल्स कैमरामैन को आगे कर देते हैं। तो कैमरामैन के ऊपर अंडरटेकर गिर जाते हैं और शॉन माइकल्स साइड में है, रेफरी भी गिरा हुआ है, एब्सोल्यूट केओस और लोग बिल्कुल पागल हो गए। आई थिंक रेसलमेनिया के अंदर ही भाई कम से कम 10 बार इस डाइव का रिप्ले दिखा दिया गया और जब भी मैं याद करता हूं ये मैच तो सबसे पहली चीज जो आती है मेरे दिमाग में वो ये अंडरटेकर की डाइव है। भाई कितना कमाल का मोमेंट था। और फाइनली शॉन माइकल्स रेफरी को उठाते हैं, किसी तरीके से रिंग में लेके आते हैं, रेफरी काउंट करना स्टार्ट करता है, लेकिन 9 काउंट पे अंडरटेकर रिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्वीट चेन म्यूजिक के लिए शॉन माइकल्स जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि टेकर उठ के वापस कैसे आ गया, लेकिन इसको टेकर कन्वर्ट कर देते हैं गाइस एक रिवर्स के चोक स्लैम के अंदर। बट शॉन माइकल्स किक्स आउट और एक बार फिर से क्राउड बहुत बड़ा यहाँ पे रिएक्शन देता है। तो अंडरटेकर ऑब्वियसली अब चोक स्लैम दे चुके हैं, वो टूम्बस्टोन के लिए जाते हैं। शॉन माइकल्स अपनी स्वीट चिन म्यूजिक लगाने की कोशिश करते हैं, ये भी रिवर्स हो जाती है एक चोक स्लैम में, फिर से चोक स्लैम रिवर्स हो जाती है। अब शॉन माइकल फाइनली यहाँ पे हिट कर देते हैं एक स्वीट चिन म्यूजिक, बट द अंडरटेकर किक्स आउट। तो भाई रिवर्सल पे रिवर्सल पे रिवर्सल चल रही है और जब भी ऐसा होता है तो क्राउड ऑब्वियसली बड़ा रिएक्ट करता है। तो शॉन माइकल्स यहाँ पे अपना किकअप करते हैं और अंडरटेकर चोक स्लैम के लिए जाते हैं। पहले ऐसा लगता है कि फिर से शॉन माइकल्स इसको रिवर्स कर लेंगे, लेकिन अंडरटेकर एट द एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लास्ट राइड लगा देते हैं अपने सेकंड ट्राई के अंदर और तब भी शॉन माइकल भाई किक आउट करते हैं और अंडरटेकर को यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया, क्योंकि इस टाइम पे हालत शॉन की कुछ ठीक थी नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये मैच इतना स्पेशल है क्योंकि एक तरफ तो ये डेड मैन है जो सारे अपने बड़े बड़े मूव लगा रहा है जीतने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर रेसलमेनिया भी है जो कि किसी से कम नहीं है भाई और उसको किसी भी हालत में हार नहीं माननी। तो इसके बाद अंडरटेकर टॉप रोप पे जाते हैं शॉन माइकल्स की एल्बो ड्रॉप उनके ऊपर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गाइस जो है वो उसको मिस कर जाते हैं। शॉन माइकल्स रोप्स के अंदर जाते हैं और ऐसा लगता है वो एथलेटिकली वापस आएंगे ऊपर, लेकिन अंडरटेकर उनको पकड़ लेते हैं, टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं, वो जीप भी बाहर निकालते हैं, बट शॉन माइकल किक्स आउट। और इस टाइम पे होली शिट वाली जो है वो फीलिंग आ रही थी और यही है गाइस वो इंपॉर्टेंट अंडरटेकर का चेहरा जो कि इतनी सारी मीम्स में हमने देखा है, जो कि फेस उन्होंने बनाया था। प्राइसलेस रिएक्शन था यहाँ पे अंडरटेकर का, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि टूम्बस्टोन पे भी इस बंदे ने किक आउट कैसे कर दिया। और इस पॉइंट पे जिम रॉस भाई बिल्कुल पागल ही हो चुके थे और वो यहाँ पे बोलते हैं इस अंडरटेकर के रिएक्शन के बाद एक कॉमेंट्री की जो कि आइकॉनिक लाइन मानी जाती है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर। वो कहते हैं कि चोक स्लैम, लास्ट राइड, टूम्बस्टोन and a kick out and a kick out and a kick out। और यहाँ पे भाई वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अंडरटेकर जो है वो बिल्कुल प्राइसलेस रिएक्शन दे रहे हैं और लोग चैंट कर रहे हैं दिस इज ऑसम। और इसके बाद गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टेकर अपना स्ट्रैप डाउन करते हैं, रेस्ट इन पीस का सिंबल देते हैं, एक बार फिर से टूम्बस्टोन के लिए जाते हैं, बट शॉन इस बार उसको रिवर्स करके एक डीडीटी दे देते हैं। वो फाइनली इस बार जाते हैं टॉप रोप पे एक सक्सेसफुल एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, स्वीट चिन म्यूजिक भी लगा देते हैं, बट दिस टाइम द अंडरटेकर किक्स आउट। और भाई जैसे को तैसे वाला पूरा यहाँ पे सीन चल रहा था और इसके बाद ये दोनों खड़े हो जाते हैं, एक बार फिर से ट्रेड कर रहे हैं पंचेस, शॉन माइकल चॉप्स लगा रहे हैं और फाइनली यहाँ पे अंडरटेकर एक बिग बूट लगाते हैं, वो फिर से बैक एंड फोर्थ लड़ रहे हैं और इसके बाद शॉन माइकल्स एक मून सॉल्ट के लिए जाते हैं टॉप रोप से कि भाई यही चीज अंडरटेकर को खत्म कर सकती है, बट अंडरटेकर उनको हवा में पकड़ लेते हैं। टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर 1, 2 and 3। भाई ये इतना ज्यादा अच्छा मैच था एंड अंडरटेकर बिकेम 17-0। और अब रेसलमेनिया 26 का मैंने रिसेंटली मैच देखा, अब 25 का भी मैंने देखा और दोनों में से बेटर कौन है भाई मेरे को बताना बहुत मुश्किल है और ये चीज शायद मैंने आज तक कभी करी नहीं है, लेकिन ये मैच इतना ज्यादा बढ़िया था गाइस, इतना ज्यादा बढ़िया था, इतने अच्छे मोमेंट्स थे कि मैं इसको रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 5। ये मुझे पता है कि बहुत बकवास लगता है, ऐसा लगता है मैं बहुत कूल हूं, लेकिन ये मैच भाई 5 से कुछ ज्यादा बढ़ के डिजर्व करता है। और आई डोंट नो कि 26 वाला बेटर है या फिर 25 वाला बेटर है, लेकिन दिस मैच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अगर मुझे टॉप 5 मैचेस की लिस्ट बनानी हो रेसलमेनिया की तो आई थिंक उनमें से 2 मैच तो अंडरटेकर शॉन माइकल्स के ही होंगे और आई थिंक एक वो रेसलमेनिया 28 वाला होगा। तो भाई इतना जबरदस्त मैच था, आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं।
अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, जो कि था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, द रेटेड आर सुपरस्टार एज अगेंस्ट जॉन सीना एंड द बिग शो। और यहाँ पे स्टोरी लाइन इसकी काफी कमाल थी, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में एज ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया था और कोफी किंगस्टन को अटैक करने के बाद जॉन सीना से वो टाइटल जीते थे। उनका मैच होने वाला था यहाँ पे बिग शो के साथ रेसलमेनिया में, लेकिन जॉन सीना को विकी गरेरो ने इस मैच के अंदर ऐड कर दिया था, जो कि स्टोरी लाइन में एज की वाइफ थी। तो एज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो विकी कहते हैं कि जॉन सीना ने जो है मुझे भाई ब्लैकमेल करा था। और क्यों ब्लैकमेल करा था, क्योंकि जॉन सीना को ये बात पता लग गई थी कि बिग शो जो कि अपोनेंट होने वाले एज पे, वो विकी को डेट कर रहे हैं और साथ के साथ विकी एज पे चीट भी कर रही हैं। तो एज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जॉन सीना ने अपना मतलब भी निकाल लिया, लेकिन जो बड़ा मतलब था सीना के लिए यहाँ पे वो था वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को कैप्चर करना। और इसकी वजह से गाइस ये जो मैच है वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया था। एज बिग शो के भी राइवल थे, विकी गरेरो के लिए वो दोनों बंदे लड़ रहे थे, लेकिन टाइटल के लिए यहाँ पे जॉन सीना लड़ रहा था। तो इस मैच की तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई बात कर लें जॉन सीना के एंट्रेंस के बारे में। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में कमाल की एंट्रेंस है, क्योंकि सीना का वर्ड लाइफ वाला म्यूजिक बजता है, तब वो डॉक्टर ऑफ थगानॉमिक्स भी नहीं थे। पहले इतने सारे लोग बाहर आ गए भाई, सारे जॉन सीना के ही ड्रेस में है, सारे इतने सारे जॉन सीना है, वो यू कैंट सी मी का साइन कर रहे हैं और उसके बाद सीना का म्यूजिक बजता है और एक्चुअल जॉन सीना इन सबके बीच में से बाहर आता है। तो ये भी मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंट्रेंसेस मानी जाती है रेसलमेनिया की, और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन इसको लोगों ने यहाँ पे दिया था। रिंग साइड पे विकी गरेरो बैठी हुई थी व्हील चेयर पे और उनके साथ चावो गरेरो भी आए हुए थे। तो माइक कियोडा इस मैच के रेफरी थे और स्टार्ट जैसे ही होता है एज बिग शो को कहते हैं कि भाई क्यों ना हम दोनों मिलकर सीना को अटैक करें। बिग शो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो अटैक करते हैं एज को भी, सीना को भी, उनके पास कंट्रोल होता है। लेकिन जॉन सीना यहाँ पे एक लेग ड्रॉप लगाते हैं बिग शो के ऊपर, उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं ऑन एज, लेकिन वो इसको रिवर्स करके एक सीना पे डीडीटी लगाते हैं। बिग शो आ जाते हैं बाहर और एक बार फिर से बैक एंड फोर्थ वो लड़ रहे होते हैं जॉन सीना के साथ। और जॉन सीना यहाँ पे गाइस ऐसा लगता है कि मूव लगाने वाले हैं, लेकिन चावो गरेरो सीना को बाहर खींच लेते हैं और इस पॉइंट पे जॉन सीना चावो को एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, तो वो होली है इस मैच से बाहर। तो इसके बाद सीना जाते हैं रिंग के अंदर और बिग शो के ऊपर वो एक शोल्डर टैकल लगाते हैं और बिग शो यहाँ पे फंस जाते हैं भाई रोप्स के अंदर, वो हिल ही नहीं पा रहे। एज आते हैं रिंग के अंदर, उनको पड़ते हैं आप एक 5 नकल शफल और बिग शो बस देख ही सकते हैं कि इस पॉइंट पे हो क्या रहा है। वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं एज पे, लेकिन यहाँ पे विकी गरेरो एप्रन पे आ जाती हैं और गलती से एज विकी को यहाँ पे स्पीयर लगा लेते हैं। तो एज से इस बात का यकीन हो नहीं रहा था और जॉन सीना काफी यहाँ पे मूड में थे और वो एज को एक बार फिर से यहाँ पे मारते हैं, लेकिन बिग शो फाइनली रेफरी को चीख के बोलते हैं भाई मुझे बाहर निकालेगा तू रोप्स में से, मैं ऐसे यहाँ पे फंसा हूं। तो बिग शो यहाँ पे डबल चोक स्लैम की कोशिश करते हैं एज और जॉन सीना के ऊपर। एज को तो वो चोक स्लैम लगाते हैं, लेकिन जॉन सीना पीछे चले जाते हैं, वो एए की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग शो पे लगा नहीं पाते और उनको एक नॉक आउट पंच यहाँ पे पड़ जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई बैरिकेड के थ्रू एज जो है वो बिग शो को फेंक देते हैं और यहाँ पे एज जो है बिग शो को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो वो सीना को रिंग में ले जाते हैं, वो नॉकड आउट पड़े थे उनको पिन करने की कोशिश करते हैं, बट सीना ऑब्वियसली यहाँ पे गाइस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद वो स्पीयर के लिए जाते हैं सीना पे, लेकिन जॉन सीना इसको कन्वर्ट करते हैं एसटीएफ के अंदर और एज यहाँ पे गाइस काफी ऐसा लग रहा था कि शायद टैप आउट कर दें, लेकिन बिग शो अपना कमबैक करते हैं, इस लॉक को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्प्लैश की कोशिश करते हैं बिग शो एज के ऊपर, बट बिग शो गाइस इस चीज को भी यहाँ मिस कर जाते हैं। तो एज और सीना फाइनली सोचते हैं कि भाई बिग शो बड़ी दिक्कत कर रहा है, हम इसको पहले बाहर करते हैं। वो इसको सुप्लेक्स लगाते हैं, बिग शो को रिंग के बाहर फेंकते हैं और उसी समय एज यहाँ पे सीना को भी अटैक कर देते हैं। तो ज्यादा इनकी बनी नहीं, लेकिन बिग शो डेफिनेटली मैच से बाहर हो गए। तो एज और सीना यहाँ पे लड़ रहे हैं भाई आपस में और बिग शो हो गए हैं बाहर। सीना जाते हैं टॉप रोप पे एक लेग ड्रॉप लगाने के लिए एज के ऊपर, पर बिग शो पता नहीं फटाफट से उठ के आते हैं, धक्का देते हैं सीना को और मिड एयर में एज स्पीयर कर देते हैं सीना को ही। तो एक काफी कमाल की मोमेंट देखने को मिली, लेकिन ऑब्वियसली बिग शो यहाँ पे एज को पिन नहीं करने देते। तो इसके बाद एज लगा देते हैं एक स्लीपर होल्ड बिग शो के ऊपर, लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया मोमेंट अब देखने को मिलता है, क्योंकि जॉन सीना आते हैं, बिग शो को नहीं सिर्फ लेकिन साथ के साथ एज को भी उठा लेते हैं एक साथ कि दोनों को ही मैं ए दूंगा। एज पीछे गिर जाते हैं, बिग शो को एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ती है, वो एज को भी ए लगाते हैं बिग शो के ऊपर ही और यहाँ पे बिग शो को पिन कर देते हैं जॉन सीना टू विन द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और एक काफी बढ़िया मैच गाइस यहाँ पे एक बार फिर से हमें देखने को मिला। अगर रेट करना हो इसको तो मैं बोलूंगा 4 आउट ऑफ 5, लेकिन जॉन सीना एज और बिग शो का जो ट्रिपल थ्रेट मैच था मैं कहूंगा काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करा गया। ऐसा भी नहीं था कि भाई इतना लंबा इसको खींच दिया कि एक पॉइंट के बाद बोरिंग लगने लगे। तो डेफिनेटली गाइस ये मैच काफी बढ़िया था।
इसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2009 के अंदर थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तो यहाँ पे बाहर आते हैं अपनी बाइक पे भाई, और वो यहाँ पे जो है बियर बात पूरा आराम से मजे लेके चले जाते हैं। जिम रॉस को बियर उन्होंने पिला दी, यहाँ पे काफी बढ़िया मोमेंट उन्होंने जो है वो हमको दी। काफी लंबी मतलब सेलिब्रेशन चल रही थी यहाँ पे ऑस्टिन की, और ये चीज गाइस सेलिब्रेट उनको दिखाया गया करते हुए, तो बहुत मजा आ गया और ऑस्टिन भी इस शो के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन मेन इवेंट की अब हम बात करते हैं जो कि इस शो पे था गाइस, फॉर द WWE चैंपियनशिप ट्रिपल एच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। और भाई यहाँ पे ट्रिपल एच चैंपियन थे, क्या कमाल की स्टोरी लाइन थी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एच एवोल्यूशन का पार्ट थे रैंडी ऑर्टन के साथ। रैंडी ऑर्टन बने थे द यंगेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एट द एज ऑफ 24 आई थिंक, और उसके अगले ही दिन पे ट्रिपल एच ने रॉ पे हील टर्न कर लिया था रैंडी के अगेंस्ट। तो रैंडी को रिवेंज चाहिए था, और वो कहते हैं मुझे ट्रिपल एच तुमसे सिर्फ रिवेंज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ खराब करनी है जैसे तुमने मेरी लाइफ खराब करी थी, और ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली को अटैक करना पड़ेगा, यानी कि मिकमैन्स को अटैक करना पड़ेगा। तो विंस मिकमैन को उन्होंने पंट किक लगाई, उन्होंने शेन मिकमैन को पंट किक लगाई, और स्टेफनी मिकमैन को भी आरकेओ लगा दी। और ट्रिपल एच जो है यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए बचे थे भाई, क्योंकि ट्रिपल एच कुछ कर नहीं पा रहे थे। रैंडी ऑर्टन ने इतना ज्यादा जो है वो हावी कर लिया था उनको, और सारे मिकमैन्स को तो उन्होंने अटैक कराई, लेकिन साथ के साथ वो रॉयल रंबल भी जीते थे, और तभी वो ट्रिपल एच को चैलेंज भी कर पा रहे थे एट रेसलमेनिया इन द मेन इवेंट। तो यहाँ पे ट्रिपल एच को अपना कम बैक करना था, और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को उनके घर में घुस के मारा। और एक बार फिर से बहुत आइकॉनिक सेगमेंट है जब ट्रिपल एच ऑर्टन के घर में घुस गए थे। वो मंडे नाइट रॉ पे भी आते हैं स्लेज हैमर लेके अटैक करने के लिए ट्रिपल एच को, लेकिन क्योंकि लेगेसी रैंडी ऑर्टन के साथ थी, तो यहाँ पे वो कफ कर देते हैं ट्रिपल एच को रोप से, हैंड कफ लगा देते हैं, हथकड़ी बांध देते हैं। स्टेफनी आती है भाई कि ट्रिपल एच को अटैक मत करो, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे अपनी डीडीटी लगाते हैं भाई स्टेफ के ऊपर, और उनको ट्रिपल एच के सामने किस भी करते हैं। तो भाई पूरे तरीके से जो पर्सनल बनाना कहते हैं ना राइवलरी को, वो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कर दिया था। क्या कमाल का हील का रोल उन्होंने यहाँ पे प्ले करा, और अल्टीमेट हीरो इस समय ट्रिपल एच को बनना था अगर उनको वापस आना है। तो स्टोरी लाइन के एंड में हमें देखने को मिलता है कि आई थिंक गो होम शो पे सारे मिकमैन्स भी आ जाते हैं, और साथ के साथ ट्रिपल एच भी आते हैं, और रैंडी ऑर्टन पे वो अटैक करते हैं। लेकिन अब एक्चुअली में रेसलमेनिया के लिए बड़ा मैच हमें इस शो के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन थी, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी सही से आ गई होगी। तो ये मैच तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए सेटअप था गाइस, लेकिन साथ के साथ इस पे एक स्टिपुलेशन भी थी कि अगर ट्रिपल एच इस मैच में काउंट आउट या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो तब भी वो अपना वर्ल्ड टाइटल हार जाएंगे। और एंट्री में उनकी देखने को मिलता है कि वो एक शीशा लगा होता है उनके सामने जिसको वो हैमर से तोड़ते हैं। कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल यहाँ पे उनके एंट्रेंस में नहीं था। तो इस मैच के स्टार्ट में ही ट्रिपल एच कॉर्नर में अटैक कर रहे होते हैं भाई रैंडी ऑर्टन को, और रेफरी उनको याद दिलाता है कि भाई देखो अगर तुम ये नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता हूं, तुम टाइटल हार जाओगे। तो इस चीज का फायदा रैंडी ऑर्टन उठा लेते हैं। एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर मैच के स्टार्ट में वो ट्रिपल एच को लगा देते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे सिर्फ मोटिव ट्रिपल एच को हराना नहीं, उनको डिस्ट्रॉय करना था। वो पंट किक के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रिपल एच वो बच जाते हैं, और आउट ऑफ नोवेयर वो भी एक पेडिग्री लगा देते हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन पे। तो दोनों की तरफ से बड़े मूव्स हमें मैच की स्टार्ट में ही देखने को मिल गए। तो ट्रिपल एच के पास थोड़ा मोमेंटम था, लेकिन रैंडी उनको फेंकते हैं यहाँ पे पहले स्टील स्टेप्स में, उसके बाद बैरिकेड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे 7 काउंट पे ट्रिपल एच वापस आ जाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनको यहाँ पे काउंट आउट को भी अवॉइड करना था। तो ऑर्टन के पास यहाँ पे मोमेंटम था, ट्रिपल एच थोड़ा सा कमबैक करने की भाई कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे एक सुप्लेक्स लगाते हैं, लेकिन उसी के बाद ऑर्टन एक पावर स्लैम लगाते हैं, तो वापस ऑर्टन के पास जो है वो अपर हैंड यहाँ पे चले जाता है। इसके बाद वो काफी लंबी देर तक ट्रिपल एच को जो है एक नेक लॉक के अंदर लगा के रखते हैं, लेकिन भाई फाइनली ट्रिपल एच अपना कमबैक करते हैं एक हाई नी से। तो पेडिग्री के लिए जाते हैं, लेकिन ऑर्टन फिर से रिवर्सल, उनको फेस फर्स्ट फेंक देते हैं यहाँ पे सीधा टर्न बकल के अंदर, और ट्रिपल एच यहाँ पे क्लोज लाइन लगा देते हैं। तो बिल्कुल बैक एंड फोर्थ चल रहा था, दोनों बंदे फिनिशर्स की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रिवर्स हो जा रहे थे। एक और पेडिग्री रिवर्स, एक और आरकेओ रिवर्स, और फाइनली ट्रिपल एच एक स्पाइन बस्टर लगाते हैं। इस मैच को थोड़ा भाई थम जाओ, क्या फिनिशर पे फिनिशर कोशिश करी जा रहे हो, लेकिन ट्रिपल एच कह रहे हैं भाई बिल्कुल नहीं, एक और पेडिग्री लगाऊंगा। एक बार फिर से वो रिवर्स हो जाती है, और रैंडी ऑर्टन बैक स्टैबर लगाते हैं। तो जबकि मैच के स्टार्ट में ही दोनों ने अपने अपने फिनिशर लगा दिए थे, अब दूसरी बार वो फिनिशर लगाना उनको काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऑर्टन यहाँ पे मिड एयर में एक ड्रॉप किक लगाते हैं गाइस ट्रिपल एच के ऊपर, और ट्रिपल एच एक बार फिर से पंट किक को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही पता है ऑर्टन पंट किक के लिए आने वाला है, तो वो उसको ब्लॉक करते हैं, ऑर्टन को रिंग के उठा के बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो ऑर्टन को अटैक करने के लिए जाते हैं एक मॉनिटर से, लेकिन रेफरी उनको फिर से कहता है कि भाई देखो अगर तुमने मॉनिटर यूज करा मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। वो पेडिग्री के लिए भी जाते हैं थ्रू द टेबल,
लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे उनको एक बैक बॉडी ड्रॉप लगाते हैं टेबल पे, और उसके बाद उसी टेबल से यहाँ पे वो उनको एक विंटेज डीडीटी भी लगाते हैं। तो फिर से रेफरी अपनी काउंट स्टार्ट करता है, लेकिन 9 काउंट पे जो है वो गाइस ट्रिपल एच वापस आ जाते हैं। तो रैंडी ऑर्टन को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि भाई 9 पे बंदा अंदर कैसे आ गया। तो यहाँ पे वो अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं ट्रिपल एच पे और उनको उठा के रेफरी के अंदर फेंक देते हैं। रेफरी नीचे गिर जाता है और ऑर्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई क्यों ना मैं स्लेज हैमर ही ले आऊं, क्योंकि स्लेज हैमर से अटैक करूंगा ट्रिपल एच हार भी जाएगा, रेफरी को दिखेगा भी नहीं। वो स्लेज हैमर निकालते हैं, रिंग के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन को ट्रिपल एच यहाँ पे लगा देते हैं गाइस एक पंट किक। और ये बहुत बढ़िया मोमेंट थी क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड किसी को था नहीं। तो ट्रिपल एच के पास अब हैमर आ जाता है, रेफरी नीचे गिरा हुआ है वो देख सकता है नहीं। ट्रिपल एच मारते हैं रैंडी ऑर्टन को, रेफरी अब उठ रहा है धीरे धीरे भाई, और उसके बाद पेडिग्री लगाते हैं वो और पिन कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। मुझे लग रहा था कि यार किक आउट हो सकता है, किक आउट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इतने टाइम से वो फिनिशर को टीज कर रहे थे कि अब फिनिशर लगना था तो बात खत्म ही हो जाती। और पंट किक भी लग चुकी है, हैमर भी लग चुका है, पेडिग्री भी लग गई, तो किक आउट का वैसे कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इतनी कमाल की स्टोरी लाइन के बाद यहाँ पे ट्रिपल एच जीत गए, बेबी फेस जीत गया, उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और इस मैच को अगर मुझे रेट करना हो तो मैं दूंगा गाइस 3.5 आउट ऑफ 5। आई डोंट नो कि ये रेटिंग कम है, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन मेन इवेंट्स के हिसाब से आई थिंक कि ये नहीं कहूंगा कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम है। और अब ओवरऑल रेसलमेनिया 25 पेपर व्यू की हम बात करें तो भाई मैं कहूंगा कि ये पेपर व्यू बहुत ज्यादा अच्छा वेल बैलेंस शो था। कुछ मैचेस ऐसे थे ऑब्वियसली, जैसे बैटल रॉयल हो गई डिवास की जो इतनी बढ़िया नहीं थी, जेबीएल वाला मैच काफी छोटा था, लेकिन उन सब चीजों के अलावा आई थिंक जो स्टोरी लाइन पे काम करा गया था ना इस शो के अंदर वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब इस साल की रेसलमेनिया को अगर हम उठा के देखें और हम देखें कि स्टोरी लाइन्स कैसी चल रही थी और रेसलमेनिया 25 से उसको कंपेयर करें तो भाई पता लगता है कि स्टोरी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट थी। और जब मैचेस के अंदर ऐसी स्टोरी लाइन जाती है तो मैच अपने आप ही बढ़िया हो जाता है। तो गाइस ये था मेरा रेसलमेनिया 25 का रिवाइंड रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, क्योंकि भाई अब बहुत समय तक रेसलमेनिया और कोई रिवाइंड नहीं होने वाली है। तो जितना भी सपोर्ट आप लोगों ने सारी वीडियोस के ऊपर दिखाया इस सीरीज के अंदर, आप लोगों का भाई बहुत बहुत उसके लिए थैंक यू है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और कल हम बात करेंगे आफ्टर रेसलमेनिया।